हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग को न्यू यूनिट स्टार्ट करना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ाया है। आज के वीडियो में हम लोग को न्यू यूनिट स्टार्ट करना है और इस यूनिट का नेम है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इस यूनिट का नेम क्या है? ये जो यूनिट है, यूनिट 8 एनसीईआरटी में आप देखेंगे यूनिट 8 और इसका नेम है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। और इस यूनिट के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 3 चैप्टर्स हैं। पहला जो चैप्टर्स है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। सेकेंड जो चैप्टर है स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजीज फॉर enhancement in food production। और जो थर्ड लेसन है उसको देखना है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। और थर्ड जो लेसन है इसका नेम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये 3 चैप्टर्स है और इसी चैप्टर्स को स्टडी करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को। तो थोड़ा देखेंगे इससे रिलेटेड बेसिक। पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, पहला लेसन, फर्स्ट लेसन। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले देखिए पढ़ना क्या चीज़ है, हम लोग को बेसिक यह समझना है एक्चुअली हेल्थ क्या होता है और फिर इसमें डिजीज क्या चीज़ होता है। 2 चीज़ को पढ़ना है और कैसे डिजीज होता है और कैसे ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट होता है डिजीज से, उसकी स्टडी करना है। तो एक्चुअली हेल्थ क्या है? हेल्थ का डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू WHO, ओल्ड अर्ली टाइम में हेल्थ का क्या डेफिनेशन दिया गया और आज की न्यू मॉडर्न टाइम में हेल्थ का क्या डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू WHO, a state of complete well-being, complete social, mental and physical well-being of body और फिजिकल वेल-बीइंग। इसको बोलेंगे ना, मैंने क्या बोला, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट सोशल, मेंटल एंड फिजिकल वेल-बीइंग इज कॉल्ड एज हेल्थ। और ये ऐसा एक स्टेट है ना बॉडी का, द स्टेट ऑफ बॉडी इन विच कंप्लीट सोशल, मेंटल एंड फिजिकल वेल-बीइंग इज कंडीशन कॉल्ड एज हेल्थ। मतलब एक जैसे ह्यूमन बॉडी है ना, और ह्यूमन बॉडी में उसका ऐसे बोले कि जो जिस सोसाइटी में रह रहा है उस सोसाइटी का क्या उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। मेंटल, कोई उसको मेंटली टॉर्चर तो नहीं है, मेंटल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिजिकली फिटनेस, तो आप लोग देखो हेल्थ भी मेनली इफेक्ट करता है। हेल्थ मेनली अफेक्टेड बाय फिजिकल फिटनेस। आप देखो फिजिकली स्ट्रॉन्ग पर्सन्स आर कंसीडर्ड एज, मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, फिजिकली स्ट्रॉन्ग पर्सन्स आर कंसीडर्ड एज गुड, कंसीडर्ड एज हेल्दी पर्सन। गुड क्या लिखेंगे? हेल्दी पर्सन।
हेल्दी पर्सन। इसमें मेंटल और सोशल इंक्लूड तो है, बट फिजिकल जो फिटनेस है ना, ये मेन इफेक्ट करता है हेल्थ को। अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू अर्लियस्ट टाइम में फिजिक हेल्थ का क्या डेफिनेशन है? देयर आर 4 ह्यूमर्स विच अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बॉडी अर्लियर टाइम में हेल्थ का क्या डेफिनेशन है? हेल्थ, तो देयर आर 4 फैक्टर, देयर आर 4 ह्यूमर बोलते हैं इसको, ह्यूमर विच अफेक्ट्स द ह्यूमन हेल्थ। इसमें फर्स्ट क्या है? ब्लड। सेकेंड क्या है? येलो बाइल। थर्ड क्या है? ब्लैक बाइल। और फोर्थ जो कंडीशन लेंगे फ्लेम। अब ये देखिए, ये जो 4 फैक्टर है ना, अर्लियर टाइम में बिलीव किया जाता था, ये 4 फैक्टर जो है ना, मेनली क्या करता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर बेटर हेल्थ और कैन मेंटेन द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब इसमें ब्लड, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। येलो बाइल कहां से सिक्रीटेड होगा? येलो बाइल सिक्रीटेड फ्रॉम लीवर एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड by emulsification of fat, ये जो फ्लैग्म है, जो फ्लैग सिक्रीटेड फ्रॉम लंग्स, कहां से सिक्रीटेड होता है? लंग्स से सिक्रीटेड होता है। तो ये अर्लियर टाइम में जनरली बिलीव किया जाता था। मॉडर्न टाइम में WHO ने हेल्थ का क्या डेफिनेशन दिया? A state of complete social, mental and physical well-being are considered as health। इसको हेल्थ बोलते हैं। और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और हेल्थ के लिए, एक बेटर हेल्थ के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, क्या क्या कंडीशन चाहिए, उसको हम लोग थोड़ा नोट करते हैं। फिर डिजीज का कंडीशन हम लोग देखते हैं, एक्चुअली डिजीज कितना टाइप का है, और मेनली इस चैप्टर के अंदर आपको डिजीज का ही स्टडी करना है। तो देखो, कंडीशन फॉर बेटर हेल्थ और क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर बेटर हेल्थ, और कंडीशन ऐसे बोलेंगे इसेंशियल क्राइटेरिया, फॉर बेटर हेल्थ। बेटर हेल्थ के लिए क्या इसेंशियल क्राइटेरिया है? सबसे फर्स्ट इसमें आ जाता है बैलेंस डाइट, फ्रेश फूड एंड वाटर एंड क्लीन वाटर, पर्सनल हाइजीन एंड कम्युनिटी हाइजीन। और क्या इसके साथ साथ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भी चाहिए। डेली टेक ऑफ एक्सरसाइज, डेली टेक ऑफ एक्सरसाइज। और क्या? इन डिजीज कंडीशन टेक द सजेशन फ्रॉम डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, एक मतलब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन
भी चाहिए बेटर हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे सबसे जो मेन फैक्टर है बेटर हेल्थ के लिए वो बैलेंस डाइट चाहिए, फ्रेश फूड एंड क्लीन वाटर चाहिए, पर्सनल हाइजीन, कम्युनिटी हाइजीन, डेली टेक ऑफ एक्सरसाइज, डॉक्टर का एक प्रिस्क्रिप्शन और सजेशन, डॉक्टर से सजेशन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप स्पेशलाइज एक डॉक्टर से आप क्या लीजिए, सजेशन लीजिए। तो ये हेल्थ से रिलेटेड मैंने कुछ टर्म बताया। अब हम लोग लेते हैं डिजीज। एक्चुअली डिजीज कितना टाइप का हो सकता है? डिजीज का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ और मोड्स ऑफ स्प्रेड। तो डिजीज जनरली हम लोग इसको थोड़ा डिजीज, और डिजीज जनरली दो टाइप का, हम पहले डिजीज को लेंगे दो टाइप। एक है कॉन्जेनाइटल डिजीज, कॉन्जेनाइटल डिजीज। तो कॉन्जेनाइटल डिजीज क्या होगा? रिच और कम्स फ्रॉम बर्थ, रिचेज फ्रॉम और रिच फ्रॉम, और पेशेंट ऐसे बोलेंगे पेशेंट, और ऐसे बोलेंगे पर्सन, ऐसे बोलेंगे पर्सन गेन फ्रॉम बर्थ। और इसी को जेनेटिकल भी बोल सकते हैं, कंजेनाइटल और जेनेटिकल। जेनेटिकल डिसऑर्डर्स, तो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स में बहुत सारा आ जाता है। जेनेटिकल डिसऑर्डर्स क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है। जैसे कंजेनाइटल डिसऑर्डर में बोलें तो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर हो गया, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स। और एक क्या है इसमें मेंडेलियन, आप लोग पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो आप लोग थोड़ा देखो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आ जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, बहुत सारा आ जाता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में आ जाएगा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस एक्सेट्रा, बहुत सारा आ सकता है। चलिए अब नेक्स्ट इसका पार्ट लेते हैं एक्वायर्ड, एक्वायर्ड डिजीज। तो ऐसा होगा, ये जो डिजीज होगा, डिजीज गेन बाय पर्सन आफ्टर बर्थ, गेन बाय पर्सन आफ्टर बर्थ। और ये जो डिजीज होगा जनरली दो टाइप का होगा, एक इन्फेक्शियस होगा और एक नॉन इन्फेक्शियस, कम्युनिकेबल भी इसको बोलेंगे। इसको दो पार्ट्स में लोग डिवाइड करेंगे, एक होगा कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस, ऐसे बोलेंगे इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज। और एक है नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो अब देखो इस इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज को फिर हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कंटेजियस और नॉन कंटेजियस। कंटेजियस डिजीज और एक को बोलेंगे नॉन कंटेजियस डिजीज। तो आप क्या होगा, कंटेजियस डिजीज इसको बोलेंगे डायरेक्टली स्प्रेड बाय द फिजिकल कॉन्टैक्ट, डायरेक्टली स्प्रेड, डायरेक्टली
स्प्रेड बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट। और एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएगा, जैसे रिंग वर्म हो गया, रिंग वर्म फिजिकल कॉन्टैक्ट से, डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट से जो स्प्रेड होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टेजियस डिजीज। नॉन कॉन्टेजियस मतलब स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड वाटर, फूड एंड वेक्टर, तो इसको बोलेंगे नॉन कंटेजियस। जैसे मैं बोलूं मलेरिया, टाइफाइड एक्सेट्रा। नॉन इन्फेक्शियस फूड डिजीज में क्या किया जाएगा, जो स्प्रेड नहीं होगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होगा। जैसे डायबिटीज हो गया, डायबिटीज, कैंसर, डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज। और डेफिशिएंसी डिजीज में जैसे क्वासियोरकोर आ गया, मेरेस्मस आ गया। एग्जाम्पल इसमें क्वासियोरकोर, क्वासियोरकोर, मेरेस्मस हो गया, मेरेस्मस एक्सेट्रा, बहुत सारा कंडीशन है ना। तो ये सब कंडीशन आ गया। इसको हमने डिजीज को दो पार्ट्स में मेनली क्लासिफाइड किया। डिजीज को और भी दो पार्ट्स में आप क्लासिफाइड कर सकते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशन और इंक्यूबेशन पीरियड, और कितना टाइम तक बॉडी के अंदर वो परसीव कर रहा है डिजीज, उसको टाइम ड्यूरेशन के बेस पे भी आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे देखो डिजीज का यहाँ पे हम लोग टाइप्स ले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइविंग इनसाइड द बॉडी, कितना टाइम तक बॉडी के अंदर सर्वाइव कर रहा है उसके बेस पर। तो देखो डिजीज अगेन दो टाइप का लेंगे, एक एक्यूट डिजीज लेंगे और एक क्रोनिक लेंगे। एक्यूट, एक्यूट डिजीज, और एक क्या है, क्रोनिक डिजीज। एक्यूट किसको बोलेंगे, जो सडन होगा, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन बट वेरी हाई इंटेंसिटी, वेरी हाई इंटेंसिटी। तो इसमें एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे कोलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, फीवर, टाइफाइड एक्सेट्रा, ये सब आ जाएगा एक्यूट। मतलब तुरंत इसका सिम्टम आएगा, क्विक सिम्टम आएगा, और मेडिसिन लेने पर फिर ये जल्दी सही भी हो जाएगा। क्रोनिक क्या होता है, फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, बॉडी के अंदर ये क्या होगा ना, फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होगा, फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होगा। लेस फ्रीक्वेंसी होगा इसका, लेस इंटेंसिटी होगा, लेस इंटेंसिटी, धीरे धीरे होगा लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। जैसे एग्जांपल कैंसर, एड्स, टीबी एक्सेट्रा, ये सब क्रोनिक डिजीज। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस, और भी बहुत सारा, डायबिटीज, डायबिटीज एक्सेट्रा, ये सब क्रोनिक डिसऑर्डर है ना, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए बॉडी में ये परसीव करता है। तो ये डिजीज का मैंने टाइप्स लिया। अब हम लोग लेते हैं सम कॉमन डिजीज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट, और इसमें हम लोग एक एक का स्टडी भी करेंगे। सम कॉमन डिजीज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ इन्फेक्शन या मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोलेंगे, उसका प्रोफाइलेक्सिस क्या है, और भी ट्रीटमेंट उसका कैसे करेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आप देखो सम कॉमन डिजीज, सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेज,
सबसे पहला इसमें मैं ले रहा हूं फर्स्ट कॉमन डिजीज में कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड कैसे होता है? कॉमन कोल्ड, ये जो कॉमन कोल्ड होगा बाय द राइनो वायरस, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ये चीज समझना है, जो डिजीज पढ़ेंगे उसका कॉजेटिव एजेंट पढ़ेंगे, उसका सिम्टम पढ़ेंगे, फिर ट्रीटमेंट प्रोफाइलैक्सिस इस तरह से पढ़ेंगे। तो कॉमन कोल्ड इसका कॉजेटिव एजेंट, तो ध्यान रखिएगा एक टर्म आ जाता है कॉजेज ऑफ डिजीज होने का जो कॉज होता है ना, उस टर्म को बोलते हैं एटियोलॉजी। मैं यहां पे एक टर्म ऐड कर दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। इटियोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट कॉजेज ऑफ डिजीज। क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट कॉजेज ऑफ डिजीज, मेनली पैथोजन। कौन सा पैथोजन है जो डिजीज क्रिएट कर रहा है ना, उसी टर्म को हम लोग बोलेंगे क्या? एटियोलॉजी। तो समझ लो, जहां भी आपको कॉजेटिव एजेंट अगर बोल दे तो उसका टर्म एटियोलॉजी से ही आप समझेंगे। तो कॉमन कोल्ड का जो कॉजेटिव एजेंट होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉजेटिव एजेंट इसका होता है राइनो वायरस। तो अब समझना है क्या कि ये जो कॉमन कोल्ड है ये वायरस से रिलेटेड एक डिजीज है। और राइनो वायरस के लिए पूछता है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है राइनो वायरस, कॉजेटिव एजेंट। अब इसका यहां पे पढ़ेंगे मोड ऑफ इन्फेक्शन और इन्फेक्टेड ऑर्गन। कॉमन कोल्ड से कौन सा हमारे बॉडी का पार्ट इन्फेक्टेड होता है? इन्फेक्टेड ऑर्गन। हमारे बॉडी का इन्फेक्टेड ऑर्गन का क्या है? मतलब कॉमन कोल्ड किसके थ्रू हो रहा है? राइनो वायरस के थ्रू हो रहा है। और राइनो वायरस हमारी बॉडी के किस पार्ट को इन्फेक्ट करेगा? इन्फेक्टेड ऑर्गन रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, but not lung, but does not affect the lungs। ये lungs को अफेक्ट नहीं करता है। इसमें क्या होता है? म्यूकस accumulated inside the trachea और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, इन्फेक्टेड ऑर्गन। सिम्टम्स क्या होगा इसका? थोड़ा यहां पे नोट करें। सिम्टम्स क्या होगा? हेडेक, बॉडी एक, माइल्ड फीवर, हेडेक होगा, माइल्ड फीवर, बॉडी पेन होगा, और क्या होगा? स्नीजिंग फॉर 3 to 7 डेज। और स्नीजिंग, और ये कितना टाइम तक बॉडी के अंदर परसीव करेगा? ड्यूरेशन, कितना देर तक हमारे बॉडी के अंदर रहेगा? जनरली 3 to 7 डेज। इसका इन्फेक्शन 3 to 7 डेज इन्फेक्शन परसीव इन बॉडी, मतलब 3 to 7 डेज तक के लिए इन्फेक्शन ही रहता है। सिम्टम्स। अब देखिए इसमें, अब हम बोलें क्या? इसका प्रोफाइलैक्सिस क्या है? एक चीज और आपको टर्म समझना है, प्रोफाइलैक्सिस, बचाव। कैसे हम बचेंगे? प्रोफाइलैक्सिस जहां भी टर्म आ जाए ना, प्रोफाइलैक्सिस को और बोलते हैं
एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी प्रोफाइलेक्सिस को बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। तो प्रोफाइलेक्सिस क्या है कॉमन कोल्ड का? प्रोटेक्ट और टू प्रिवेंट देम, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम infected droplets of person और infected person, infected person मतलब infected person के नोज से जो स्नीजिंग जो ड्रॉपलेट्स आ रहा है ना, उस ड्रॉपलेट से अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, माउथ को, नोज को मास्किंग कर लें, तो हम उससे क्या कर सकते हैं? डिजीज से अपने आप को बचा सकते हैं। मास्किंग द माउथ और नोज, मास्किंग द माउथ विथ नोज। ऑल्सो मोड ऑफ प्रिवेंशन और प्रोफाइलेक्सिस। ट्रीटमेंट देखिए, इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ट्रीटमेंट नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, इसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो ये रहा कॉमन कोल्ड। एक डिजीज को मैंने बताया, कुछ और डिजीज को देखते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। बैक्टीरियल डिजीज, जैसे ले लेते हैं न्यूमोनिया। न्यूमोनिया क्या है? कौन सा पॉजिटिव एजेंट उसका है? तो पॉजिटिव एजेंट बोलने से क्या बोलेंगे? इटियोलॉजी। और प्रोफाइलेक्सिस को क्या बोलेंगे? एपिडेमियोलॉजी। तो थोड़ा नेक्स्ट डिजीज का हम लोग बात करते हैं, न्यूमोनिया। नेक्स्ट डिजीज, सेकेंड डिजीज ले रहा हूं, न्यूमोनिया। तो अब देखो, न्यूमोनिया के लिए बार बार ये टर्म यूज करेंगे कॉमन, जैसे हम बोले कॉजेटिव एजेंट, बार एक ही चीज आएगा, कॉजेटिव एजेंट। किसके थ्रू होगा ये? कॉजेटिव एजेंट बोलने से इसका एटियोलॉजी, कॉजेटिव एजेंट बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। अब बैक्टीरिया का कौन कौन सा ग्रुप है? यहाँ पे जनरली दो टाइप का बैक्टीरिया, एक है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और एक है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो दो बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये दो बैक्टीरिया है जिसके थ्रू ये डिजीज होता है। एक और इसमें है डिप्लोकोकस न्यूमोनी भी बोल सकते हैं, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ऐसे भी लिखा हुआ है न्यूमोनी। तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये पॉजिटिव इसका एजेंट है। अब चलो इसमें इन्फेक्टेड ऑर्गेन का बात करो, अगर इन्फेक्टेड ऑर्गेन, तो देखो कॉमन कोल्ड में इन्फेक्टेड ऑर्गेन क्या था? कॉमन कोल्ड में इन्फेक्टेड ऑर्गेन रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट था, वहां लंग्स इन्फेक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन न्यूमोनिया में ऑल रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूडिंग लंग्स, तो ऑल रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूडिंग लंग्स भी इसमें इंफेक्टेड होता है। सिम्टम्स क्या है इसका? सिम्टम्स, तो सिम्टम्स क्या है? मतलब साइन एंड सिम्टम दोनों बात करें। सिम्टम्स में माइल्ड फीवर होगा, यहां में भी माइल्ड फीवर, हेडेक, और क्या? बॉडी पेन होगा। और इसमें प्रॉब्लम इन रिस्पिरेशन क्या होगा? और इसमें प्रॉब्लम इन रिस्पिरेशन, और इससे क्या होगा? हार्ट रेट
इंक्रीज कर जाएगा। तो स्टूडेंट अभी मैं बता रहा था सिम्टम्स में माइल्ड फीवर होगा, हेडेक होगा, बॉडी पेन होगा, प्रॉब्लम इन रिस्पिरेशन, हार्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा, और ये मतलब मेनली ये सिम्टम्स है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट का बात करेंगे, थोड़ा प्रोफाइलैक्सिस ले लेते हैं। मतलब प्रोफाइलैक्सिस का मतलब एपिडेमियोलॉजी, थोड़ा एक मिनट, थोड़ा एपिडेमियोलॉजी यहां पर नहीं लिखेंगे हम लोग, एपिडेमियोलॉजी नहीं लिखेंगे। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या हो गया? प्रिवेंशन। और एक्चुअली देखिए प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज। और प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज कैसे होगा? प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स। तो देखिए एक्चुअली एपिडेमियोलॉजी क्या है मैंने पहले बता दिया, फिर से आप लोग करेक्शन में यहाँ पे कर लीजिएगा। जो टर्म है एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है? मोड ऑफ स्प्रेड और मोड ऑफ इन्फेक्शन। यहां पे इसका मतलब क्या हो गया? मोड ऑफ इन्फेक्शन, इसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। तो ध्यान रखिएगा, प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स। तो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स मोड ऑफ, ऐसे बोलेंगे मोड ऑफ स्प्रेड और मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कैसे ये डिजीज स्प्रेड होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मीनिंग क्या हो गया? कैसे ये डिजीज स्प्रेड होता है? बाय इनहेलेशन ऑफ infected droplets of infected person, infected droplets, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। अब थोड़ा देखेंगे ट्रीटमेंट, कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट बाय यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, बाय यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का यूज करके ना इसका ट्रीटमेंट किया जाता है न्यूमोनिया का। देखिए क्वेश्चन यहां से मेनली ये पूछता है ना कि डिजीज और इसका कॉजेटिव एजेंट, आपको यही याद रखना है, डिजीज और उसका कॉजेटिव एजेंट, और इन्फेक्टेड ऑर्गेन, उसका सिम्टम्स और मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मेनली क्वेश्चन यही से आता है। मेनली तो क्वेश्चन यहां से आता है डिजीज और उसका कॉजेटिव एजेंट। अब हम लोग न्यूमोनिया की बात करते हैं ना, हेपेटाइटिस, कुछ और डिजीज का स्टडी करते हैं हम लोग। न्यूमोनिया के बाद हेपेटाइटिस को। तो देखिए एपिडेमियोलॉजी का मीनिंग होता है क्या? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ इन्फेक्शन। मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे डिजीज होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है, उसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट डिजीज हम लोग स्टडी करेंगे, थर्ड हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस बी जनरली इसको बोलेंगे। ये लीवर कैंसर जनरली इसको कंसीडर किया जाता है। इन्फेक्शन होता है लीवर, इन्फेक्टेड ऑर्गन इसका लीवर है। अब बात करो हेपेटाइटिस बी का कॉजेटिव एजेंट। तो इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होगा? HBV का मतलब क्या हो गया? हेपेटाइटिस बी वायरस, इसी को बोलते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस। ये क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस से भी होता है। अब थोड़ा देखेंगे हेपेटाइटिस बी वायरस, इसका इन्फेक्टेड ऑर्गेन, कौन से बॉडी के पार्ट को इन्फेक्ट करता है? इन्फेक्टेड ऑर्गेन, कौन सा पार्ट जो है बॉडी का वो इन्फेक्ट होता है इससे? तो लीवर, इसमें मेनली इन्फेक्टेड ऑर्गन क्या है? लीवर। और थोड़ा देखेंगे कैसे एक्चुअली सबसे पहले ये जो हेपेटाइटिस था, हेपेटाइटिस कैसे स्प्रेड हुआ। तो थोड़ा देखेंगे बाय द कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड,
मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे स्प्रेड होगा ये? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। और किससे होगा? ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसटीडीज, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसटीडीज। एसटीडीज मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, मोस्ट कॉमन टाइप का डिजीज। और क्या होता है? बाय द इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड फ्रॉम बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू भी ये स्प्रेड करता है। फ्रॉम इन्फेक्टेड नीडल और सिरिंज, फ्रॉम इन्फेक्टेड नीडल और सिरिंजेस, इसके थ्रू ये स्प्रेड करता है। तो अभी हम बता रहे थे मोड ऑफ ट्रांसमिशन में फ्रॉम इन्फेक्टेड नीडल और सिरिंज। इसका सिम्टम्स क्या होगा? सिम्टम्स क्या होगा? स्टमक एक, और इसमें जनरली क्या हो जाता है? जनरली बॉडी टर्न्स येलो इन कलर, बॉडी टर्न्स येलो इन कलर ड्यू टू डिक्रीजेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। और इससे क्या होता है? लास्ट में जॉन्डिस, पर्सन को जॉन्डिस हो जाता है। एक्चुअली सबसे पहले हेपेटाइटिस बी को स्प्रेड करने वाला हेपेटाइटिस बी कैसे स्प्रेड हुआ उसको देखते हैं। एक फीमेल थी जिसका नाम था, हेपेटाइटिस नहीं, वो टाइफाइड का केस है। तो यहाँ पे हम लोगों ने हेपेटाइटिस को देखा। हेपेटाइटिस कैसे होता है? जनरली हेपेटाइटिस का बहुत सारा स्ट्रेन भी होता है। तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? अभी तक कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ट्रीटमेंट कोई मेडिसिन नहीं है, वैक्सीन अवेलेबल है। इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, वैक्सीन अवेलेबल। और उस वैक्सीन का नाम क्या है? टेब वैक्सीन। जो इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। तो इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, ये सब वैक्सीन क्या है? यहाँ पे अवेलेबल है। इसको वैक्सीन अवेलेबल है, वैक्सीन के थ्रू इसको ट्रीट किया जा सकता है। पहले ही इम्यूनाइज कर दिया जाता है, लेकिन अभी भी फ्यूचर मतलब ऐसे अभी इसके लिए कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। तो ये हम लोग हेपेटाइटिस को देखें। नेक्स्ट जो डिजीज है टाइफाइड, एक वर्ड देखते हैं हम लोग टाइफाइड डिजीज को। टाइफाइड डिजीज में ये 4th नंबर डिजीज में ले रहा हूं, टाइफाइड डिजीज में कॉजेटिव एजेंट को देखेंगे। सबसे पहले कॉजेटिव एजेंट, और कॉजेटिव एजेंट क्या है? साल्मोनेला टाइफी, या सिंपल इसको टाइफीम्यूरियम, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम भी बोलते हैं। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। टाइफाइड में इन्फेक्टेड ऑर्गन क्या होता है? इन्फेक्टेड ऑर्गन, यहां पर भी इन्फेक्टेड ऑर्गन जनरली लीवर ही होता है, लीवर। और इसका सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स
फीवर रहेगा, हाई फीवर कितना 106 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना तक हाई फीवर रहता है इसमें। और टाइफाइड में तो और क्या होता है, बॉडी एक इसमें होगा, बॉडी एक, हेडेक, मसल्स पेन, जनरली बॉडी एक ही इसको बोलते हैं। जनरली इसमें सिम्टम्स होगा, हाई पेन होगा, और इसमें क्या होगा, जो हाई फीवर जो होगा ना, ये कंटिन्यूअस फीवर होगा, कंटिन्यूअस फीवर, इसमें कंटिन्यूअस फीवर होगा। और एक्चुअली टाइफाइड कैसे इसको मतलब जनरली स्प्रेड कैसे हुआ, सबसे पहले स्प्रेड, और स्टार्टिंग में एक्चुअली स्प्रेड बोले अगर मोड ऑफ स्प्रेड, अर्लियर टाइम में, मोड ऑफ स्प्रेड इन अर्लियर टाइम एक फीमेल थी जिसका नाम था मैरी मेलन, फीमेल जिसका नाम था मैरी मेलन, और जनरली इसको हम लोग टाइफाइड मैरी के नाम से भी जानते हैं, टाइफाइड मैरी के नाम से भी इसको जानते हैं। और सबसे पहले ये क्या था, प्रोफेशन से क्या था, सी वाज अ कुक, ये क्या था, सी वाज अ कुक बाय प्रोफेशन, ये प्रोफेशन से क्या थी, एक कुक थी। और इसने क्या किया, सी प्रिपेयर फूड फॉर पर्सन एट लॉन्ग, और मैंने क्या लिखा, सी प्रिपेयर फूड फॉर पर्सन, प्रिपेयर फूड, सी प्रिपेयर फूड फॉर पर्सन फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड एंड spread typhoid by feeding the contaminated food to the person, ये कंटामिनेटेड फूड को लॉन्ग टाइम के लिए खिलाया पर्सन लोगों को, और जिससे ये क्या हुआ, स्प्रेड हुआ एक पर्सन में से दूसरे पर्सन से। और एक्चुअली मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोले इस डिजीज का, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये डिजीज फैलता है, बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। अब थोड़ा देखेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, यहां में मैं लिख दे रहा हूं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट जो होगा, बाय द यूज ऑफ एंटीबायोटिक, बाय यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक्स में मोस्टली पेनिसिलिन इज बेस्ट फॉर ट्रीटमेंट। पेनिसिलिन जो है ट्रीटमेंट के लिए सबसे बेस्ट है। इसके बाद अब देखिए, टाइफाइड ले लिया ना, मोस्ट कॉमन टाइप का जो डिजीज है, अब हम लोग लेते हैं मलेरिया। और इसके और भी बहुत सारा डिजीज है, जैसे रिंग वर्म ले लो, तो रिंग वर्म में एक्चुअली कौन कौन सा, एक्चुअली फंगस से होने वाला जो डिजीज है उसको रिंग वर्म बोलते हैं, रिंग वर्म। चलिए थोड़ा सा ले लेते हैं रिंग वर्म को। रिंग वर्म जनरली क्या होता है, ये रिंग वर्म, इसका कॉजेटिव एजेंट्स क्या होगा, देखिए कॉजेटिव
एजेंट। तो एक फंगल, ये फंगल डिजीज है, फंगल डिजीज। सो डिफरेंट types of fungus are the causative agent of ringworm। जैसे एपिडर्मोफाइटोन एग्जाम्पल ले लीजिए, एपिडर्मोफाइटोन, पोलिएस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एक्सेट्रा। ये सब फंगस है जो जनरली रिंगवर्म करता है, रिंगवर्म कॉज करता है। तो इन्फेक्टेड ऑर्गन क्या होगा इसमें? इन्फेक्टेड पार्ट, ऐसे बोलो, इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी का इन्फेक्टेड पार्ट क्या है? मेनली इन्फेक्टेड पार्ट तो स्किन है, और इसके साथ साथ ग्रोइन हो गया, आर्म पिट हो गया, आर्म पिट। और एक चीज बात करें ना, इसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए इन्फेक्शन के लिए? कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इन्फेक्शन। क्या क्या कंडीशन चाहिए? मॉइस्चर चाहिए, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, mainly help in spread the infection on body part। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? एंटी हेलमिंथ और जनरली एंटी फंगल ड्रग्स आर यूजफुल इन ट्रीटमेंट में एंटी फंगल ड्रग्स ज्यादा यूजफुल है। प्रोफाइलैक्सिस क्या होगा? प्रोफाइलैक्सिस प्रिवेंट, जनरली क्या होगा? प्रिवेंट देम फ्रॉम बॉडी कॉन्टैक्ट टू द infected person or even their usable substances, जैसे बेड हो गया, उसका क्लॉथ हो गया, या कोई भी सब्सटेंस को यूज कर रहा है, टच कर रहा है ना, उससे हम अपने आप को प्रिवेंट करेंगे। तो ये जो डिजीज है उससे हम लोग बच सकते हैं। और पर्सनल हाइजीन इसमें बहुत एसेंशियल होता है ट्रीटमेंट के लिए। तो देखिए, ये रिंग वर्म्स बताया मैंने आप लोगों को। अब थोड़ा सा एस्केरिएसिस है, एलिफेंटिएसिस है, उसको हम लोग देखते हैं। कुछ और भी डिजीज, जैसे 5 नंबर ले लो, एस्केरिएसिस कैसे होगा? जनरली बाई एस्केरिस कॉजेटिव, यहाँ पे देखिए कॉजेटिव एजेंट। तो कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका? एस्केरिस लोम्ब्रिक्वाइडिस। इसमें इन्फेक्टेड ऑर्गन क्या होता है?
इंटेस्टाइनल पार्ट, और गट बोल दीजिए, गट और इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन ये क्या करता है, ब्लॉक, टू ब्लॉक और ब्लॉकेज द इंटेस्टाइनल पार्ट और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इससे क्या होगा, जनरली कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होगा और जनरली स्टमक पेन होगा। तो अब थोड़ा देखियो इसमें सिम्टम क्या होगा, स्टमक एक, मेनली स्टमक एक, नौसिया भी आएगा इसमें टाइम टाइम, कभी कभी मिचली नौसिया आ सकता है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसका, ट्रीटमेंट एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स, एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स आर यूजफुल इन ट्रीटमेंट, यूजफुल इन ट्रीटमेंट। तो जो एंटी हेलमेंथिक ड्रग है वो ट्रीटमेंट में एलिजिबल है, एस्केरियासिस। अब थोड़ा एक और डिजीज इसमें ले लेते हैं, एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस डेंजरस डिजीज है ये, एलिफेंटिएसिस। तो इसका कॉजेटिव एजेंट, कॉजेटिव एजेंट इसका क्या होगा, वोचरेरिया, वोचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, और एक और है वोचरेरिया मेलेई, वोचरेरिया मेलेई। मोस्ट इन्फेक्टिव जो है ना वो वोचरेरिया बैंक्रॉफ्टी है। और इन्फेक्टेड पार्ट, इसमें बॉडी के कौन पार्ट्स इन्फेक्टेड होता है, इन्फेक्टेड पार्ट lymph vessels, lymph vessels of lower body parts, mainly lower limbs, lower limbs, mainly lower limbs इसमें इन्फेक्टेड होता है। इसमें क्या करता है, जो कॉजेटिव एजेंट है, जो पैथोजन है, वो ब्लॉक कर देता है लिम्फ वेसल्स को। इसमें क्या करता है, कॉजेटिव एजेंट ब्लॉकेज द पैसेज ऑफ लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स की पैसेज को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। अब थोड़ा देखेंगे इसका प्रिवेंशन और जनरली मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे स्प्रेड होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में देखिए, बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटो, बाय बाइटिंग ऑफ मॉस्किटोज। और मॉस्किटोज में मेनली कौन सा है, मॉस्किटोज में एडिज, एडिज मॉस्किटो अंडरलाइन कीजिए, एडिज मॉस्किटो के बाइट करने से ये डिजीज स्प्रेड होता है, एलिफेंटिएसिस। इसके बाद नेक्स्ट, तो जनरली इससे प्रोफाइलेक्सिस क्या करेंगे, प्रोफाइलेक्सिस मॉस्किटो नेट यूज करेंगे, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज करेंगे। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट डिजीज ले रहे हैं मलेरिया। तो मलेरिया में क्या क्या हम लोग स्टडी करेंगे, मलेरिया का मोड ऑफ ट्रांसमिशन। चलिए मलेरिया, नेक्स्ट डिजीज मलेरिया, इसका कॉजेटिव एजेंट। तो कॉजेटिव एजेंट क्या है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ में कौन कौन सा इसका स्पीसीज है, एक है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स
क्या करता है ये? माइल्ड टर्शियन मलेरिया, माइल्ड टर्शियन मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेल एक कॉज करता है क्वार्टन मलेरिया। इसके बाद प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ये डेंजरस मलेरिया कॉज करता है। मैलिग्नेंट मलेरिया, कौन सा? मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, टर्शियन मलेरिया। और लास्ट में जो होता है प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी। तो प्लाज्मोडियम मलेरी जो होता है ये भी क्वार्टन टर्शियन मलेरिया कॉज करता है। बेनाइन टर्शियन मलेरिया। थोड़ा सा ये देखिए, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स माइल्ड टर्शियन मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल क्वार्टन मलेरिया, फैल्सिपेरम मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया और प्लाज्मोडियम मलेरी बेनाइन टर्शियन मलेरिया। तो इसमें आप लोग समझना है मेनली जो कॉमन टाइप का मलेरियल जो पैरासाइट है ना वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। मेनली 99% जो मलेरिया डिजीज होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के थ्रू होता है। ये किस कॉज करता है? माइल्ड टर्शियन मलेरिया। तो अब हम लोग देखेंगे जनरली कि जो मलेरिया है इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है। इसको थोड़ा देखिए, जो मलेरिया डिजीज है ये कैसे होगा? बाई प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो प्लाज्मोडियम जो होता है ना, इसमें कॉजेटिव एजेंट जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम ये जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ ये डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब क्या हो गया है? क्या होता है? इट्स लाइफ साइकिल कंप्लीटेड इन टू होस्ट, इट्स लाइफ साइकिल कंप्लीटेड इन टू होस्ट। अब टू होस्ट में प्राइमरी होस्ट कौन सा होता है, सेकेंडरी होस्ट कौन सा होगा? प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। तो देखिए प्राइमरी होस्ट में फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो आ जाता है। प्राइमरी होस्ट में फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। इसके पास जो माउथ होता है पियर्सिंग एंड बाइटिंग टाइप। सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग। तो इसके अंदर देखो फीमेल मॉस्किटो के अंदर जो ये प्लाज्मोडियम है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटेड इन प्राइमरी होस्ट। यहां में क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और इसके अंदर क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction of plasmodium completed in human body। अब थोड़ा एक चीज बात करेंगे, स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल का कितना स्टेज होगा? मतलब प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल होगा वो कितने स्टेज में कंप्लीट होगा? 3 स्टेज होगा। कौन कौन सा स्टेज होगा? सबसे पहला जो स्टेज होगा एस्पोरोगोनी या साइजोगोनी। चलिए फर्स्ट लेंगे
साइजोगोनी, साइजोन्ट का फॉर्मेशन होगा, गैमोगोनी, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, और फिर एस्पोरोगोनी, यहां पे एस्पोरोजोइट का फॉर्मेशन होगा। एक चीज याद कर लीजिए, प्लाज्मोडियम का जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, मैं यहां में लिख दे रहा हूं, इन्फेक्टिव स्टेज प्लाज्मोडियम का, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वो क्या होता है, एस्पोरोजोइट, एस्पोरोजोइट। और ये एस्पोरोजोइट क्या है, कहां में प्रेजेंट होगा, ये टू एंड डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है ना, कहां में प्रेजेंट होगा, फाउंड इन सलाइवा ऑफ, फाउंड इन सलाइवा ऑफ फीमेल एनोफेलिज। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है ना, उसके सलाइवा के अंदर ये एस्पोरोजोइट स्टेज प्रेजेंट होता है, और यही ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होता है। तो अब थोड़ा देखो, जो सेकेंडरी होस्ट है ना, ये ह्यूमन बीइंग, इसके बॉडी के अंदर लाइफ साइकिल जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसका, मॉस्किटो का, वो कंप्लीट होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, और जो मॉस्किटो का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कंप्लीट होता है प्राइमरी होस्ट फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर। अब थोड़ा देखेंगे कि जो सेकेंडरी होस्ट है ह्यूमन बीइंग, इसके अंदर मतलब कौन कौन सा बॉडी पार्ट है, ऑर्गन कौन सा है जहां में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो ह्यूमन बीइंग का दो बॉडी पार्ट, एक लीवर और एक आरबीसी, लीवर के अंदर और आरबीसी के अंदर कंप्लीट होता है। तो अगर ऐसे बोले कि लीवर के अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, साइजोगोनी का फर्स्ट स्टेज लेते हैं, तो इसको बोलते हैं हिपैटिक साइजोगोनी, और आरबीसी के अंदर जब होता है तो इसको बोलते हैं हीमोलाइटिक साइजोगोनी। तो अब हम लोग को मलेरियल पैरासाइट का लाइफ साइकिल को देखना है, और फिर इसका सिम्टम, ट्रीटमेंट कैसे देखना है। तो डिजीज वाला पार्ट मैंने कंप्लीट किया, और हम लोग को इसके बाद इम्यून सिस्टम का स्टडी करना है, इम्यूनिटी क्या है, एंटीबॉडी कितना टाइप का होता है, फिर ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज से रिलेटेड जो टर्म है उसको स्टडी करना है। तो हम लोग स्टडी करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। सबसे पहले देखिए लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। तो अब देखो, सबसे पहले जो फीमेल एनोफिलीज है, मैं यहां में लिख दे रहा हूं, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये क्या करता है, बाइट करता है, बाइट्स द हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन। तो क्या करेगा, ये जो फीमेल मॉस्किटो है, इसका जो सैलिवरी ग्लैंड है, ये सपोज मान के चलो कि फीमेल मॉस्किटो है और इसका ये पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का माउथ हो गया, और यहां से ये इसका सैलिवरी ग्लैंड है, ये सैलिवरी ग्लैंड है। तो इस सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटोजोआ का एस्पोरोजोइट, ये है एस्पोरोजोइट, ये एस्पोरोजोइट हो गया, ये हो गया एस्पोरोजोइट, और ये हो गया सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। और सैलिवरी ग्लैंड के अंदर जितना भी न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है एस्पोरोजोइट के लिए, यहां में प्रेजेंट होता है सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर, और सैलिवरी ग्लैंड के अंदर ये न्यूट्रिशन को लेता है और यहां से अपने आप को ग्रोथ करता है। और जब ये मॉस्किटो बाइट करेगा ना, तो ये एस्पोरोजोइट इंटर कर जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब ये एस्पोरोजोइट आ गया, एस्पोरोजोइट इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर आ गया एस्पोरोजोइट। और ये एस्पोरोजोइट सबसे पहले इंटर करेगा कहां में, लीवर के अंदर। सबसे पहले एस्पोरोजोइट गया लीवर सेल के अंदर। अब ये सपोज मान के चलो ये लीवर सेल है, लीवर सेल, तो लीवर सेल के अंदर ये जो एस्पोरोजोइट आएगा, ये एस्पोरोजोइट, और एस्पोरोजोइट के अंदर क्या होता है, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। और मल्टीपल फिजन के थ्रू क्या करेगा, अपने नंबर को ये इंक्रीज करेगा। ये एक एस्पोरोजोइट है ना,
और ये स्पोरोजोइट, थोड़ा सा इसका डायग्राम को मैं छोटा ले रहा हूं, ये स्पोरोजोइट है, ये स्पोरोजोइट है, और यहां मैं लिख दे रहा हूं स्पोरोजोइट। और ये स्पोरोजोइट के अंदर मल्टीपल फिजन होगा, सेल्स के अंदर नहीं होगा। स्पोरोजोइट के अंदर जब मल्टीपल फिजन होगा तो मल्टीपल फिजन करके अपने नंबर को बहुत ही ज्यादा ये बढ़ा लेगा। स्पोरोजोइट ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। इस तरह से लीवर सेल के अंदर बहुत सारा ये स्पोरोजोइट अपने नंबर को इंक्रीज कर लिया। ठीक है, तो अब थोड़ा देखिए, ये जो स्पोरोजोइट अपने नंबर को इंक्रीज कर लिया ना, तो ये क्या करेगा, लीवर सेल को रप्चर करेगा, और रप्चर करने के बाद से स्पोरोजोइट बाहर निकल गया। और स्पोरोजोइट दो साइज का होगा, एक छोटा होगा और एक थोड़ा बड़ा होगा। एक्चुअली ये जो स्पोरोजोइट बाहर निकलेगा, बाहर में ये स्पोरोजोइट जो बाहर निकलेगा ना, इसको बोलेंगे क्रिप्टोजोइट्स। क्रिप्टोजोइट्स, और क्रिप्टोजोइट्स एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। तो छोटे वाले को बोलेंगे माइक्रो क्रिप्टोजोइट्स, और एक है गया मैक्रो क्रिप्टोजोइट्स। अब थोड़ा बात करिए इस माइक्रो और मैक्रो क्रिप्टोजोइट्स का क्या होगा। ये माइक्रो क्रिप्टोजोइट्स इंटर कर जाता है आरबीसी के अंदर। अब चलिए, ये माइक्रो क्रिप्टोजोइट्स आ गया आरबीसी के अंदर, और ये सपोज मान लीजिए आरबीसी का सेल है, आरबीसी हो गया। और इस आरबीसी के अंदर देखिए, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल होता है ना, यहां पे तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ये हो गया हीमोग्लोबिन हो गया। और जैसे ये माइक्रो क्रिप्टोजोइट्स, ये सब माइक्रो क्रिप्टोजोइट्स आ गया ना आरबीसी के अंदर, ये आरबीसी है। और ये माइक्रो क्रिप्टोजोइट्स क्या करेगा, ये हीमोग्लोबिन को रप्चर करेगा। इसके बाद स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये तो आरबीसी है, और हीमोग्लोबिन को रप्चर करेगा ना, तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इसके पेरिफेरल रीजन में, ये ऐसे मैं रेड से ही दिखाता हूं, रेड वाला थोड़ा, तो ये देखिए ये आरबीसी है ना, और इसके किनारे किनारे में ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन रप्चर करके एक्यूमुलेट कर जाता है, और इसके बीच में एक वैक्यूल जेनरेट कर जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर। सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब ये क्या करेगा, जो स्पोरोजोइट माइक्रो जो क्रिप्टोजोइट्स है, ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन को रप्चर करेगा ना, और रप्चर करने से ये हीमोग्लोबिन से यहां से हीमोजोइन रिलीज होता है, हीमोजोइन। और ये हीमोजोइन रेस्पॉन्सिबल फॉर फीवर और चिलनेस, रेस्पॉन्सिबल फॉर चिल और चिलनेस और सिवरिंग, और अल्टीमेटली क्या होता है, फीवर। तो फीवर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल केमिकल है वो हीमोजोइन है। और हीमोजोइन किससे कैसे रिलीज होता है, बाय ब्रेकिंग ऑफ हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन है ना किनारे किनारे में, हीमोग्लोबिन, और यही हीमोग्लोबिन रप्चर होता है तो क्या बनाता है, हीमोजोइन बनाता है। अब इस ये आरबीसी से ये जो जो माइक्रो क्रिप्टोजोइट्स है ना, ये क्या बनाएगा, जनरली अब यहाँ पे ये गैमीट बनाएगा, गैमीटोसाइट। गैमीटोसाइट क्या बनाएगा, गैमीटोसाइट। और गैमीटोसाइट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक होगा माइक्रो गैमीटोसाइट, माइक्रो गैमीटोसाइट, और एक हो जाएगा मैक्रो गैमीटोसाइट। तो ये माइक्रो गैमीटोसाइट क्या करेगा, मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा, ये फीमेल गैमीट, मेल गैमीट बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, फीमेल गैमीट। और ये जैसे गैमीटोसाइट बनता है ना, तो ये माइक्रो गैमीटोसाइट मतलब ये गैमीटोसाइट को फिर से ये क्या करता है, मॉस्किटो इसको ब्लड को सक करता है ना इन्फेक्टेड पर्सन से, तो ये ब्लड जब सक करेगा तो ये गैमीटोसाइट अंदर में चला गया। अब जैसे अंदर में आया तो यहां पे देखिए मेल गैमीट
और ये फीमेल गैमिट, इसको मैं बोल दे रहा हूं मेल गैमिट, और ये हो गया फीमेल गैमिट। ये दोनों फ्यूज करेगा और फ्यूज करने के क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। ये जो जाइगोट बनता है ना, ये मोटाइल होता है, मोटाइल होता है, मोटाइल जाइगोट। जाइगोट ऑलरेडी जनरल कंडीशन में क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, लेकिन यहाँ में जो जाइगोट होगा ये मोटाइल होगा। और ये जाइगोट क्या कर जाता है, फिर एस्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो जाता है, एस्पोरोजोइट में, और एस्पोरोजोइट आकर के फिर सैलिवरी ग्लैंड में स्प्रेड हो गया, स्टोर हो गया, और फिर ये बाइट करने से एक पर्सन के अंदर जाएगा। तो यहाँ देखिए ये जो पार्ट है यहां से लेकर के और कंप्लीट यहां तक, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लीवर और आरबीसी के अंदर होता है। और उसके बाद वाला ये जो पार्ट आपको दिखाया हूं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है वो फीमेल एनोफिलीज के अंदर हो रहा है। तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल है किसका, मलेरियल पैरासाइट का। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसका प्रोफाइलैक्सिस क्या है जनरली, और इसका टेस्ट कैसे करते हैं। मलेरियल पैरासाइट इसके टेस्ट का नेम है। तो देखिए यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या होगा, मलेरिया का ट्रीटमेंट, एक तो यहाँ पे एंटीपायरेटिक ड्रग्स जो फीवर को कंट्रोल करता है, एंटीपायरेटिक ड्रग्स लेंगे, और फिर क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे एक जनरली क्यूनाइन्स आता है। तो ट्रीटमेंट थोड़ा देखिए मलेरिया का ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट दो टाइप का होगा, एक सिम्टम टारगेटेड होता है और एक पैथोजन टारगेटेड। एक होगा सिम्टम टारगेटेड और एक होता है पैथोजन टारगेटेड। तो सिम्टम टारगेटेड जनरली फीवर ही होता है ना, एक्चुअली मलेरिया में क्या होगा, फीवर होगा, सिम्टम्स में फीवर होगा। तो फीवर को कंट्रोल करने के लिए, फीवर के ट्रीट के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स का यूज करते हैं, एंटीपायरेटिक्स। तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स में जनरली क्रोसिन आ गया, पैरासीटामोल आ गया, ये सब यूज करते हैं हम लोग। पायरेटिक ड्रग्स एंटीपायरेटिक्स बोलते हैं। एनल तो पेन किलर की जनरली एनाल्जेसिक होता है। और यहां पे देखिए पैथोजन टारगेटेड जो मेडिसिन होता है क्विनाइन्स है, क्विनाइन obtained from bark of cinchona trees, bark of cinchona trees क्यूनाइन्स को obtain किया जाता है। और इसमें इसका बहुत सारा डेरिवेटिव आता है क्यूनाइन्स का, अलग अलग कंपनी अपना नेम दे करके इसको बनाता है। तो ये क्यूनाइन्स का यूज करते हैं पैथोजन को किल करने के लिए, किसको, मलेरिया का जो एस्पोरोजोइट है। तो ये क्यूनाइन्स क्या करता है, किल्स द एस्पोरोजोइट ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स फ्रॉम लीवर एंड आरबीसी। लीवर और आरबीसी से पैथोजन का जो एस्पोरोजोइट है उसको किल्ड आउट करता है। अब थोड़ा अगर बात करें प्रिवेंशन और प्रोफाइलैक्सिस, प्रिवेंशन का बात करते हैं थोड़ा सा, कैसे हम इसका प्रिवेंशन करेंगे। प्रिवेंशन और प्रोफाइलैक्सिस। प्रिवेंशन फर्स्ट, यूज ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज करेंगे। और जनरली मॉस्किटो को किल्ड आउट करने के लिए
और भी बहुत सारा केमिकल है, DDT एंड BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, DDT। थर्ड क्या है, मॉस्किटो नेट का यूज करते हैं। और आप थोड़ा देखो, ये जो DDT और BHC है ना, इसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट। और इस DDT का तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जिसके थ्रू ये क्या करता है, बहुत सारा लीथल डिजीज कॉज करता है। तो अभी इसको तो बैन कर दिया गया है, गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है। तो ये जनरली बायोलॉजिकल मेथड क्या है, बायोलॉजिकल मेथड, यहां से बहुत सारा बायोलॉजिकल मेथड, जैसे फीसेस, जो ड्रेन्स है, डिचेज है, उसके अंदर जनरली फीसेस को डाल दिया जाता है, जैसे गैम्बूसिया, मैनन्स। तो ये कुछ फीसेस है ना, इसको डाल दिया जाता है। क्या करता है, फीड्स अपॉन लार्वी ऑफ मॉस्किटो के लार्वी को ये फीड करता है, जिससे मॉस्किटो आगे ग्रोथ नहीं कर पाता है। बायोलॉजिकल और भी, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट का यूज करते हैं, तो जिसमें नेपेंथिस हो गया, यूट्रिकुलेरिया आ गया, नेपेंथिस, ये सब प्लांट्स का यूज करते हैं, जिसको जनरली पिक्चर प्लांट बोलते हैं ना। कुछ बर्ड्स में जैसे डक, इसका यूज करते हैं मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए। तो ये बायोलॉजिकल मेथड है। और ट्रीटमेंट आपको बता ही दिया हमने। तो स्टूडेंट, आज जो है, आज के वीडियो में मैंने बहुत सारा डिजीज पार्ट को कवर कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को जो पढ़ना है, उसमें इम्यूनिटी को पढ़ना है, वैक्सीनेशन को पढ़ना है, इम्यूनाइजेशन पढ़ना है, एंटीबॉडी पढ़ना है। फिर उसके बाद से जैसे ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज हो गया, उसको पढ़ना है, एल्कलॉइड्स के बारे में पढ़ना है। तो ये सब टर्म को पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलने से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इतना ही आज के लिए। ओके, थैंक यू।